हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा प्रीमिक्स का T-130 एपिसोड है। प्रीलिम्स 2019 को केवल 130 दिन बचे हैं, तो इसलिए एपिसोड नंबर T-130। आज क्योंकि ट्यूसडे है, आज हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चंस पॉलिटी और करंट अफेयर्स के ऊपर। 3 पॉलिटी 3 करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज के 6 सवाल किन टॉपिक्स के ऊपर हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के ऊपर एक सवाल है, देन ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन के ऊपर है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के ऊपर है। पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर भी एक सवाल डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? The theme for annual World Economic Forum meeting at Davos in 2019 is Globalization 4.0 Shaping a New Architecture in the Age of Internet of Things. दूसरी statement, the idea that business should behave responsibly to everyone affected by its activities has guided Davos since its inception. तीसरी statement है, in terms of altitude, Davos is the highest city in Europe. आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी अगर कोई स्टेटमेंट गलत है या नहीं। तो आप यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है 2 और 3। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि जो थीम है ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग अ न्यू आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बहुत सटल सा चेंज किया यहाँ पे हमने, और ये इस वजह से किया ताकि आपको पता चले कि अगर आप मान लीजिए प्रीलिम्स लिख रहे हैं, आपको अपने पेपर में आए हुए हर सवाल के हर शब्द को ध्यान से ढंग से पढ़ना है। बिकॉज जैसे ही अगर मान लीजिए आपको इसका आंसर आता है, आपने जब तक आप 2/3 ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये सही है, एंड बिना पूरी स्टेटमेंट पढ़े आप अज्यूम कर लेंगे कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, राइट। ग्लोबलाइजेशन 4.0 ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, ना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, राइट। इसलिए ये छोटा सा वेरिएशन है, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देता, चाहे आपको बाकी सारी चीज़ें आती थी या नहीं आती थी, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पिछले 2 साल 3 साल में हमने देखा है कि यूपीएससी ने ऐसा भी किया है कि 40 डिग्री जहाँ पे नॉर्थ आना था वहाँ पे 40 डिग्री साउथ कर दिया, और स्टूडेंट्स ने नज़र नहीं डाली कि ये 40 डिग्री साउथ है और क्वेश्चन गलत कराए। कहीं पे उन्होंने 1700 करोड़ की जगह पे एक ज़ीरो ऐड कर दिया और 17,000 करोड़ कर दिया। ये गलती भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करी। तो ये बेसिक गलतियां अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही आजकल बहुत टफ एग्जाम आता है। तो आपको हर स्टेटमेंट बहुत ओपन माइंड से पढ़नी है, एक एक वर्ड पढ़ना है, ताकि ये सिली मिस्टेक्स आप नहीं कर पाएँ, राइट। ये पर्पस था इस स्टेटमेंट को गलत करने का। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर थीम है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी आती तो आप इसका काउंटर पॉइंट सोचिए कि मान लीजिए आप इस स्टेटमेंट को बोलें कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आप सोचिए कि क्या ट्रू को जस्टिफाई करना या ट्रू को डिफेंड करना इजी है या फॉल्स को। ऑफ कोर्स बिजनेसेस शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली टू एवरीवन अफेक्टेड। ये एक अच्छा सेंटिमेंट है, ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जो हम दुनिया में बिजनेस में ट्रेड में प्रोपोगेट करते हैं। जो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बिजनेस इसको कहती हैं कि रिस्पॉन्सिबल बनो, राइट। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप ये सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी संस्था यही मैसेज प्रोपोगेट करेगी। तो इस ऐसी स्टेटमेंट को फॉल्स में डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसी चीज़ों में पेपर में भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रू ही होगा, राइट। तीसरा, इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड डावोस इज द हाईएस्ट सिटी इन यूरोप। ये आपकी नॉलेज के लिए था। येस इट इज़। अब अगेन वही बात है, आर्बिट्ररी क्वेश्चन है, लेकिन यूपीएससी कुछ भी आजकल पूछ रहा है, तो हमने ये कोशिश करी कि आपको ऐसे फैक्ट्स भी पता हों। मोर ओवर, अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती पकड़ ली,
पकड़ लिया कि हमने वहाँ पे आईआर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जगह पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर दिया है, स्वैप कर दिया है, और आपको पता चल गया है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यही ऑप्शन बचती है, और इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये था डिस्कशन, नॉट जस्ट कि क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सही आंसर तक कैसे पहुंचना है, ये डिस्कशन थी अभी की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले की एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि थीम ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग अ न्यू आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1560 मीटर की ऊंचाई पे स्थित जो ये डेवोस शहर है, ये 19th सेंचुरी में जब टीबी के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तब फेमस था ये सैनिटोरियम्स के लिए, कि हवा बहुत ठंडी थी, ड्राई थी, तो रिकवरी के लिए टीबी से पीड़ित पेशेंट्स को यहाँ पे भेजा जाता था कि आपकी ज़िंदगी के जो कुछ साल बचे हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे अगर आप ऐसी जगह पे जाएंगे। उस वजह से ये रिनाउंड था। एंड 1971 में डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ पे पहुँचा, तब ये जाना जाता था बाय द नेम यूरोपियन मैनेजमेंट सिंपोजियम। प्रोफेसर क्लॉस श्वाब हैं जो कि फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। उन्होंने ये मल्टी स्टेक होल्डर थ्योरी प्रोपोगेट करी थी। मल्टी स्टेक होल्डर थ्योरी के तहत यही उन्होंने कहा था कि बिजनेसेस को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, कि लार्जर सोसाइटी उनकी एक्टिविटी से अफेक्ट होती है और आपको रिस्पॉन्सिबली ही बिहेव करना है ताकि आप सबको साथ लेके आगे बढ़ सकें, सबको साथ लेके चल सकें। और ये जो आइडिया है, इसने तब से लेके आज तक डेवोस समिट्स को गाइड किया है, जो कि हमें इस वजह से भी पता चलता है कि उस दिन से लेके आज तक डेवोस समिट में समाज के हर स्फीयर से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी डेवोस समिट का हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि जो एक WEF समिट की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलॉसफी उसको गाइड करती है, वो मल्टी स्टेक होल्डर है। और डेवोस को इसीलिए चूज किया गया था कि एक खुले वातावरण में पार्टिसिपेंट्स आके अपने एक्चुअली जो दिल की बात है, जो उनकी एक्चुअल थॉट्स हैं, वो रिलैक्स करके वो बात कह सकें, राइट। और ये जो फ्री एंड फ्रैंक एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया, इसको आज हम डेवोस स्पिरिट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये था वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। ये इस वजह से आपसे पूछा गया क्योंकि न्यूज़पेपर्स में WEF समिट कवर हो रहा है। इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि मेजर इकोनॉमीज के हेड्स ऑफ स्टेट, इंडिया, चाइना, फ्रांस, UK, US, इनके किसी के भी लीडर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और कॉरपोरेट लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, इंडिया हैज पिप्ड जापान टू बिकम द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन डेटा ऑन फर्स्ट 11 months of 2018। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडियाज apparent steel use per capita for finished steel products stood at 66.2 किलोग्राम एज कंपेयर टू द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 212 किलोग्राम। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आप पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर है 2 ओनली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया में पर कैपिटा स्टील फिनिश स्टील प्रोडक्ट की कंजम्पशन 66 किलोग्राम है, जबकि दुनिया में 212 किलोग्राम है। तो इंडिया के पास अभी बहुत ज़्यादा स्कोप फॉर ग्रोथ है। इसीलिए वर्ल्ड स्टील प्रोड्यूसर्स भी इंडिया को लेके थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये वो देश है जहाँ पे अभी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बाकी है। जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने जापान को पिप तो कर दिया है, पीछे तो छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर नहीं बना है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना है। लार्जेस्ट चाइना है, बहुत 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 आगे। इंडिया 96.92 मिलियन टन्स पे आ गया है 2018 के डेटा के हिसाब से। जापान को इसने पीछे छोड़ दिया है, राइट। लेकिन चाइना 857 मिलियन टन पे ऑलमोस्ट इंडिया से 9 गुना आगे है।
बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। तो ये चाइना आप बहुत आगे है, ये कभी नहीं भूलना। तो आपको यहीं से पता चल जाता है कि इंडिया आगे निकल गया होगा, पर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी नहीं बना है। तो वहीं पे आप स्टेटमेंट 1 को नेगेटिव कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अगेन ये न्यूज़ में था, आज के बिजनेस स्टैंडर्ड से आपके लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, राइट। तीसरा सवाल देखते हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड। पहली स्टेटमेंट कि वो 194 देश जो कि UNFCCC का पार्ट हैं, उन्होंने GCF एस्टैब्लिश किया था एज पार्ट ऑफ द UNFCCC फाइनेंशियल मैकेनिज्म, राइट। दूसरी स्टेटमेंट है कि GCF seeks to promote a paradigm shift to low emission and climate resilient development. तीसरी स्टेटमेंट है, to avail GCF funding the accredited agency in India is SIDBI. तो SIDBI के थ्रू इंडिया में GCF के थ्रू फंडिंग होती है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है और कौन सी अगर कोई इनकरेक्ट है या नहीं। आप यहाँ पे पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। अब हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। UNFCCC के अंडर जो 194 कंट्रीज़ हैं, जो UNFCCC कन्वेंशन की जो पार्टीज़ हैं, सिग्नेटरीज़ हैं, उन्होंने 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश किया था एज पार्ट ऑफ द कन्वेंशंस फाइनेंशियल मैकेनिज्म, कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू ये कंट्रीज़ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में या मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में या इन जनरल एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे नए डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लेके आएंगे जिससे कि हाई एमिशन से लो एमिशन की तरफ हम बढ़ सकें, और जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करें वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, कि डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स जो हों वो हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट हों। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं। तीसरी स्टेटमेंट, इंडिया में अगर आपने फंडिंग लेनी है GCF के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो एक्रेडिटेड एजेंसी SIDBI है। तो ये न्यूज़ में किस लिए है? न्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह से है। मित्रा मोबिलिटी एक कंपनी है गुड़गांव की, गुरुग्राम की, जो कि इंडिया में एक इलेक्ट्रिक बसेस और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी। इस प्रोजेक्ट को GCF बैक कर रहा है, UN बैक्ड GCF इसके लिए फंडिंग दे रहा है, और लगभग $1 बिलियन की फंडिंग होगी GCF से इस प्रोजेक्ट के लिए टू मित्रा मोबिलिटी। तो ये प्रोजेक्ट कैरी आउट करेगा मित्रा मोबिलिटी। प्रोजेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स आ रहे हैं GCF से। और मित्रा का कहना है कि इस $1 बिलियन की अमाउंट से लगभग 5000 ई बसेस वो इंट्रोड्यूस कर पाएगी, और ये 5000 ई बसेस से क्या होगा? 12 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, 1.5 बिलियन लीटर डीजल कम यूज होगा, और लगभग 20,000 स्किल्ड ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट। तो जैसे हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि GCF का ऑब्जेक्टिव है कि लो कार्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट प्रमोट करना। तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि लो कार्बन है, क्योंकि ई बसेस हैं, और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट है। सड़कों पे बसें आ रही हैं तो डेवलपमेंट हो रही है, और क्योंकि ई बसेस आ रही हैं तो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट है। और जो ये कंपनी है मित्रा, इसको फंड्स मिलेंगे थ्रू SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि GCF से फंड उठाने के लिए इंडिया में एक्रेडिटेड एजेंसी है, राइट। तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रिसर्च करके आपको निकाल के दी है, राइट। ये थे 3 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पॉलिटी का, जो कि पॉलिटी वाले मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उनको हैंड ओवर करते हैं आज का ये नया फॉर्मेट प्रीमिक्स का। तो ओवर टू यू मैम। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लुक एट सम पॉलिटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो पॉलिटी की भी ये जो क्वेश्चंस है बहुत रेलेवेंट है। इवन तो पॉलिटी हम सोचते हैं काफ़ी एक स्टैटिक सोर्स है, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि पॉलिटी बहुत वास्ट है। तो आपने करंट अफेयर्स से रिलेट करके जो पॉलिटी के मुद्दे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स लुक एट फटाफट कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ वेरी एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन इन वास्ट पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो अगेन आपको सर पहले ही बता चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, पीपल मिस आउट ऑन द नॉट पार्ट, इवन दो जो नॉट होता है वो यूजुअली अंडरलाइंड आता है, राइट। सो कीप योर आईज ओपन सो दैट यू कीप रियलाइजिंग, ठीक है, कि क्वेश्चन इनफैक्ट मांग क्या रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है कौन सी जो ये इश्यूज हैं ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आती सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। पहला है आपका मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन, नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, उसके बाद है डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स, और लास्ट है कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ये है आपके ऑप्शंस। अब आप फटाफट पॉज करके वीडियो, यू कैन मार्क योर आंसर, राइट, एंड वी विल मूव ऑन टू द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, वेरी इजी टू मार्क द आंसर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज वन क्वेश्चन दैट शुड बी इन योर बैग, आपको ये आना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अगर आपको ये नहीं आता, पढ़िए दोबारा जाके अच्छे से ढंग से लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, सी 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 जो हैं ये नहीं आते ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। ये जो आपकी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स, अगर आपने लक्ष्मीकांत को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर ही जो है आपने पढ़ा है पैराग्राफ, उसी में ये स्टेटमेंट आ जाती है जहां पे वो बोलते हैं कि कोई भी अगर ऐसी डिस्प्यूट हो जिसके ऊपर मुद्दा उठे, वेदर इट इज रिलेटेड टू लॉ या फिर इट इज रिलेटेड टू फैक्ट, एंड इस क्वेश्चन के ऊपर किसी का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई कम्युनिटी हो, सो ऑन सो फोर्थ, उनका एक लीगल राइट डिपेंड करता है, राइट, चाहे वो एग्जिस्टेंट हो या हो सकता हो आगे इन फ्यूचर, राइट। तो वो जो है सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास ला सकते हैं, राइट। सो अगेन जैसे कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की क्या, सुप्रीम कोर्ट की 3 मेन ज्यूरिसडिक्शंस की हम बात करते हैं, ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी। जो उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसका नाम ओरिजिनल क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली किसके पास है, एक्सक्लूसिवली वो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास ही होती है। तो अगर कोई भी ऐसी डिस्प्यूट होती है से बेस्ड ऑन फेडरल ग्राउंड्स, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई और स्टेट्स या 2 स्टेट्स के बीच में हो, या एक स्टेट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड किसी और के बीच में हो, राइट, तो क्या होता है, ये सारी जो डिस्प्यूट्स है किसके अंडर आती हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती हैं। साथ ही साथ में इन फेडरल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा के साथ ही आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सेफगार्ड करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, राइट। सो आपका जो आर्टिकल 32 है, जिस तरह से आपको याद होगा, अगर आपने इन्फोर्स करने अपने फंडामेंटल राइट्स, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, राइट। और इसके लिए इट हैज द पावर टू इशू सर्टेन रिट्स, राइट। जो ये रिट्स आपने पढ़ी होंगी, तो ये रिट्स जो है उनको उनके थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कर सकते हैं, राइट। सो ये है आपकी जो मेजर सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसके बारे में लक्ष्मीकांत में पेज 26.5 पे आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछता है कि आपने बताना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जजेस को लेके काफी मुद्दे चल रहे हैं। कोलिजियम के जो ऑर्डर्स आए थे रिगार्डिंग सुपरसीजन ऑफ सर्टेन जजेस, उसके कारण काफी डिबेट, काफी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, राइट। सो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो प्रोसीजर है, राइट, द आइडिया ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टेटमेंट्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। The Parliament, with approval of the President, makes rules for regulating generally practice and procedure of the court. और last है, the Chief Justice of India can request a retired judge of a High Court to act as a judge of Supreme Court for a temporary period. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये। सही स्टेटमेंट है आपकी डी, ठीक है।
कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर कोई जज रिटायर हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम आ गया या करंटली बहुत वैकेंसी है और एब्सेंस है, लीव्स हैं, राइट, तो उस काम के साथ डील करने के लिए वो एक रिटायर्ड जज को एज एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ देर के लिए, कुछ एक टेम्पररी पीरियड के लिए उसको ला सकते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर, ठीक है. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 प्रोविजंस प्रोवाइड किए इन ऑर्डर टू लिमिट, राइट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क. पहला है उनकी जो एज है 65 ईयर्स ऑफ एज. यही हाई कोर्ट में क्या है 62 है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है 65 है, ठीक है. वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, अगेन वो रिमूव किए जाते हैं ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं करता कोई भी रोल प्ले. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, राइट. साथ ही में इट इज नॉट द पार्लियामेंट बट इट इज इन फैक्ट द सुप्रीम कोर्ट जो कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ रूल्स बनाता है जिसके थ्रू प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो है कोर्ट के वो रेगुलेट किए जाते हैं. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे नाउ. लास्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज एग्जिस्टेड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है. प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर कौन सी इनमें से जो कमिटीज हैं वो प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया को आजादी मिलने से पहले ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज थी इन द सेम फीचर, इन द सेम नेम एक्सेट्रा, ये एग्जिस्ट करती थी. ऑप्शंस देख लेते हैं अपने. पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नेक्स्ट है एस्टिमेट्स कमिटी, फिर है दोनों ही पैक एंड एस्टिमेट्स कमिटी, एंड लास्ट है कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद ही फॉर्मुलेशन में आई और पहले वो किसी भी तरह की कमिटी जो है कॉलोनियल इंडिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी. तो फटाफट देख लेते हैं. आंसर है आपका पैक, राइट, योर पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमिटी. दिस एग्जिस्टेड प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज वेल, ठीक है. 1921 के अंदर 1921 में जो आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं उसके सजेशंस पे जो है ये जो पैक जो है ये बनी थी 1921 में. इट केम इनटू बीइंग, ठीक है, और तब से जो है ये चलती आ रही थी, राइट. और इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसको कंटिन्यू करना जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझी गई. जिस तरह से आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी 3 जो है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज है, राइट. और ये जो फाइनेंशियल कमिटीज है ये डेमोक्रेसी को, इंडिया की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक फाइनेंशियल ओवरसाइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. आपकी पैक, आपकी एस्टिमेट्स कमिटी और आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है. तो ये 3 मेन कमिटीज है. अब इनमें से जो पैक है इट वाज सेटअप इन 1921, जिस तरह से हमने ऑलरेडी कर ली बात, ठीक है. 22 मेंबर होते हैं इसके अंदर, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा पे. जो एस्टिमेट्स कमिटी है, एस्टिमेट्स कमिटी जैसी एक कमिटी जो थी उसका नाम एक फाइनेंशियल कमिटी जो थी सेटअप हुई थी 1921 में. कुछ रोल सिमिलर था बट नॉट लाइक पैक. पैक तो ऑलमोस्ट वही सेम जो चीजें कंटिन्यू होती आ रही है. एंड 1950 ऑनवर्ड्स आफ्टर द कमिंग इन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका रोल जो है फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया. जो एस्टिमेट्स कमिटी है वो इंस्पायर हुई थी फ्रॉम अ कमिटी विच वाज सेटअप बट इट्स नॉट द सेम. जो पहली एस्टिमेट्स कमिटी थी दैट ओनली केम इनटू बीइंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब जो आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर है जॉन मथाई, उन्होंने बोला था कि एस्टिमेट्स कमिटी का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट. और इसको प्ले करने के लिए आपको एस्टिमेट्स कमेटी की जरूरत है, राइट। तो तब ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1950 में। 56 तक इसके 25 मेंबर्स होते थे, जो कि 56 में फिर इंक्रीज कर दिए थे 30। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे के सारे ये जो 30 मेंबर है कहां से आते हैं, सारे ये 30 मेंबर जो है आपके लोकसभा से आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस के साथ ये डील करती है, किस तरह से इकोनॉमीज एंड फाइनेंसेस एंड आपकी एफिशिएंसी का ध्यान रखना है, उसके साथ जो है estimates committee is concerned, right? So these were your questions for the day. This is where your premix ends, right? Keep going through these questions.
रेगुलरली प्रीमिक्स देखिए, अपडेटेड रहिए. इट विल ओनली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन and hopefully get you through the prelims 2019. Right? Thank you and see you in the next.